राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाओं की। बात क्या करने जा रहे हैं, उनका वीडियो इंडिक्स ऑनलाइन द्वारा बनाया गया था, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके लिए उन इंडिक्स ऑनलाइन वालों का धन्यवाद भी करता हूँ। उसके साथ ही मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा वीर सावरकर जी के एक बहुत बड़े कोट से। उन्होंने क्या कहा, ना मैं मुसलमानों से डरता हूँ, ना मैं ब्रिटिशर से डरता हूँ, मैं सिर्फ उन हिंदुओं से डरता हूँ जो हिंदुओं के विरोध में है। तो इसी पंक्ति को आधार मानते हुए आज जो दो घटनाएं, एक वर्ल्ड वॉर से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई है और एक बांग्लादेश युद्ध से जुड़ी हुई है, किस तरीके से भारतीय सेना का मान सम्मान, गौरव और उसके शौर्य को नीचा दिखाने की कोशिश इस देश के अंदर समय समय पर होती रही है। और 1971 में जो वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, और एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इटली के अंदर भारतीय सैनिकों ने वहाँ की जो औरतें थीं, लड़कियाँ थीं, उनके जो इज्जत की है वो रक्षा की। और उसी इटली के मूल निवासी एक महिला हमारे देश की सुप्रीम लीडर बनी हुई थी। उसके बाद भी हमारे सेना के शौर्य को उसी पार्टी की जिसकी वो मुखिया बनी हुई थी, उसी पार्टी ने नीचे दिखाने की, उसको गिराने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो आप इन वीडियोस को देखेंगे और जानेंगे आज कि किस तरीके से भारत को बाहर से नहीं अंदर से ज़्यादा खतरा है। जो सावरकर जी का कोड मैंने लिया है, जो आपको बताया है, वो इसलिए नहीं कि बाहरी ताकतों से खतरा है। बाहरी ताकतों से खतरा है सो है, उससे ज़्यादा खतरा भारत को अपने अंदर जो लोग हैं उनसे है। ये चित्र 16 दिसंबर 1971 का है, जब पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए थे। किसी कौम और उसकी फौज के लिए इससे अधिक अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर अलग देश बनाया था और जो आज भी भारत को हड़पने के सपने देखते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए ये एक चित्र पर्याप्त है। ये भारतीय सेना का शौर्य था जिसने अमेरिका के दम पर उछल रहे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। भारतीय सेना की इस विजय का श्रेय लंबे समय तक इंदिरा गांधी को दिया जाता रहा। आज भी कांग्रेस पार्टी इसके लिए अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन इस युद्ध की वास्तविकता 90 के दशक में सामने आई, जब रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के जासूस वेसेली मित्रोखिन के दस्तावेज सामने आए। इन्हें मित्रोखिन आर्काइव के नाम से जाना जाता है। 1971 के युद्ध को हर भारतीय बहुत गौरव से याद करता है। भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से इसमें विजय पाई थी। न केवल पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा, बल्कि पश्चिमी मोर्चे पर भी कब्जा कर लिया। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। बांग्लादेश उन दिनों पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग चुनाव में जीत गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे स्थान पर रही। पाकिस्तानी सेना के अधिकांश बड़े अधिकारी पंजाबी मूल के मुसलमान थे। वे बंगाली मुसलमानों को निम्न स्तर का और अछूत मानते थे। उन्हें देश की कमान एक बंगाली को सौंपना स्वीकार नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने सत्ता हस्तांतरण के बजाय पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार आरंभ कर दिया। यह एक राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस अवसर का प्रयोग हिंदुओं के सफाई के लिए किया, क्योंकि लगता था कि पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग हिंदुओं के समर्थन से जीती है। बांग्लादेश के सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम से कम 5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आधुनिक विश्व के इतिहास में सामूहिक बलात्कार अर्थात मास रेप की यह सबसे बड़ी घटना है। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर जेफरी डेविस ने अपने संस्मरणों में बताया है कि कैसे उनकी टीम युद्ध समाप्त होने के बाद हर दिन
औसतन 100 महिलाओं का गर्भपात कराती थी। इस युद्ध में 30 लाख लोगों की हत्या हुई और 1 करोड़ से अधिक लोगों को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तानी सेना ने उन दिनों ढाका के आसपास रेप कैंप खोले थे, जिनमें ट्रकों में भरकर महिलाएं लाई जाती थीं। वहां पर पाकिस्तानी सैनिक बार बार उनके साथ बलात्कार करते थे। पाकिस्तानी सेना हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके गोली मार देती थी। यह चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक एक व्यक्ति की लुंगी खुलवाकर देख रहा है कि वो हिंदू है या मुसलमान। हिंदुओं के विरुद्ध इस्लामी बर्बरता का ये नंगा नाच महीनों तक जारी रहा। आरंभ में शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी सेना ने थोड़ा बहुत मोर्चा लिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना के आगे वे बहुत सफल नहीं रहे। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना औपचारिक रूप से युद्ध में उतरी। पहली बार भारतीय सेना पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ रही थी। भारतीय सेना के आते ही बाजी पलट गई। सप्ताह भर में दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना की जोरदार पिटाई हुई। सोलह दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे एक साथ आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी सेना द्वारा आत्मसमर्पण की यह सबसे बड़ी संख्या है। इस युद्ध में भारत के भी 1,500 से अधिक जवानों ने बलिदान दिया, जबकि 4,000 सैनिक घायल हुए थे। बांग्लादेश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमें अवश्य पता होना चाहिए। भारतीय सेना ने अपना रक्त बहाकर जो विजय पाई थी, तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने बातचीत की टेबल पर उसे हार में बदल दिया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच संधि वार्ता हुई तो उसमें भारत के हितों पर कोई बात नहीं हुई। भारत को इस युद्ध में कुछ भी नहीं मिला। भारतीय सेना को पीछे हटने को कह दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को खाली नहीं कराया गया। बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं की गई। कोई वॉर ट्रिब्यूनल तक नहीं बनाया गया ताकि उन अपराधियों को सजा दिलाई जा सके जिन्होंने हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार किए थे। भारतीय सेना ने जिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाकर रखा था, उन्हें छोड़ने का आदेश दे दिया गया। भारत सरकार ने गुड बॉय बनने के चक्कर में इन पाकिस्तानी युद्धबंदियों की 3 महीने तक खूब सेवा की। जिनेवा संधि के अंतर्गत उनको पूरी सुविधाएं दी गईं। उन्हें खाने में हर रोज हलाल मांस परोसा जाता था, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। उसी युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना ने जिन 54 भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, उन्हें छुड़ाया तक नहीं गया। वे सभी पाकिस्तान की जेलों में ही मर गए। मित्रों, आर्काइव से पता चलता है कि 1971 का वो युद्ध रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के कहने पर लड़ा गया था। भारत की जीत पर सोवियत रूस ने ये कहते हुए खुशी मनाई थी कि उसने पहली बार अमेरिका और चीन दोनों को एक साथ मात दी है। सोवियत रूस को इस क्षेत्र में अपना एक मोहरा चाहिए था। बांग्लादेश के रूप में वो उसे मिल गया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बना और भारत को घंटा पकड़ा दिया गया, जो इंदिरा गांधी ने खुशी खुशी पकड़ लिया। 1971 का वो युद्ध भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की धरती पर लड़ा अवश्य गया था, किंतु वो अमेरिका और सोवियत रूस के बीच का प्रॉक्सी वॉर था। भारत की सेना उस युद्ध में रूस का मोहरा भर थी। बांग्लादेश आज भी वैश्विक शक्तियों का प्यादा भर है। वहां जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं शक्तियों की इच्छा से हो रहा है। एक बार फिर से वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं
कि भारत उनका मोहरा बने। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत पर फिर से वही दबाव डाला जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत को कुछ न कुछ करना अवश्य होगा, लेकिन वो कार्रवाई किसी का प्यादा बनकर नहीं की जा सकती। भारत यदि आज बांग्लादेश पर युद्ध घोषित करता है तो इससे वहां के हिंदुओं की रक्षा होगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। आवश्यक है कि भारत 1971 की उस भूल से सबक ले। एक भारतीय के रूप में हमें भी इसे समझना होगा। हमें अपनी सेना और सरकार की सूझबूझ पर विश्वास करना होगा। ये 1971 वाला भारत नहीं जो जीती हुई बाजी को भी हार जाया करता था। इटली का तारंतो सिटी, 19 सितंबर वर्ष 1943 द्वितीय विश्व युद्ध का वो निर्णायक चरण था। जर्मनी के नेतृत्व वाले एक्सिस देशों की सेना पराजित हो रही थी। अमेरिका और ब्रिटेन की अगुवाई वाले मित्र देशों की सेना नए नए मोर्चे जीत रही थी। इटली के तानाशाह मुसोलिनी की फासिस्ट आर्मी की पकड़ भी ढीली हो रही थी। ब्रिटिश 8th आर्मी ने दक्षिणी इटली पर बड़ा हमला किया। इस सेना में अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में अधिकांश भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडा के सैनिक थे। इटली के लोग मुसोलिनी की तानाशाही से दुखी थे। उन्होंने आक्रमण करने वाली सेना का स्वागत किया, लेकिन कुछ ही घंटों में दृश्य बदल गया। ब्रिटिश सेना के अधिकारियों और सैनिकों ने वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार शुरू कर दिए। घरों से निकलकर खुले मैदानों में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाने लगा। लेकिन तभी ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ रहे हिंदू और सिख सैनिकों ने अपने ही साथियों पर बंदूकें तान दी। उन्होंने कहा, वे हमारी मां और बहनें हैं, किसी को हाथ भी लगाया तो हम गोली चला देंगे। ऐसा करने वाले केवल भारतीय सैनिक थे। गोरे सैनिक लूटमार और बलात्कार करने में जुटे थे। लेकिन भारतीयों की बगावत के डर से गोरे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यह घटना बताती है कि सनातन मूल्यों और पश्चिमी अब्राहमिक मजहबों के बीच मूलभूत अंतर क्या है। भारत में इसके ढेरों उदाहरण मिलते हैं, लेकिन विदेश की धरती पर एक विदेशी सेना के लिए लड़ते हुए सनातन आदर्शों के पालन का ये सबसे अनोखा उदाहरण है। इटली के लोग तो बच गए, लेकिन जर्मनी के लोग उतने सौभाग्यशाली नहीं रहे। वर्ष 1942 के अप्रैल और मई महीनों में वहां 10 लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। इसके ढेरों चित्र इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। YouTube गाइडलाइंस के कारण हम उन्हें नहीं दिखा सकते। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके इन्हें देख सकते हैं। रूस के कम्युनिस्ट तानाशाह स्टालिन के सैनिकों ने बड़ी संख्या में महिलाओं से बर्बरता की। इस दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। बर्लिन की इस घटना की तुलना 1971 में बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ हुए मास रेप से की जाती है। जहां कहीं भी मित्र देशों की सेना के साथ भारतीय जवान थे, उन्होंने महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार न किया, न अपने साथियों को करने दिया। लेकिन जहां पर वे नहीं थे या बहुत कम संख्या में थे, वहां पर अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों ने बर्बरता की सारी सीमाएं पार की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों की मानवता की ये कहानियां इतिहास के पन्नों में खो चुकी होती यदि इटली के लोग उनको याद नहीं रखते। उस समय भारतीय सैनिकों और इटली के सामान्य नागरिकों की मित्रता के ये चित्र भी वहीं के लोगों से प्राप्त किए गए हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के लगभग 2 दशक बाद 1967 में भारतीय नौसेना का जहाज INS ब्रह्मपुत्र किसी मिशन पर ग्रीस जा रहा था। अचानक कुछ कारणों से शिप को इटली के तारंतो पोर्ट पर रोकना पड़ा। जहाज में सवार कैप्टन राज मोहिंद्रा ने इटली में हुई घटनाओं को अपने संस्मरण में लिखा है। वे बताते हैं, हम देखकर हैरान रह गए कि बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्ती लिए पोर्ट पर खड़े थे। उनमें अधिकांश बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष थे। हमारे लिए रहस्य था कि इतनी भीड़ क्यों आई है और वो हमें देखकर इतने खुश क्यों हैं। फिर बताया गया कि ये भीड़ लोकल रेडियो स्टेशन पर यह समाचार सुनकर आई है कि एक भारतीय जहाज पोर्ट पर रुका है। लोग हमारे क्रू के सदस्यों के हाथ चूम रहे थे। कोई हमें डिनर तो कोई लंच के लिए आमंत्रित कर रहा था। भारतीय नौसेना दल के सदस्यों ने जब इस सौहार्द का कारण जानना चाहा तो लोगों ने उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बताया, जब भारतीय सैनिकों ने उनकी महिलाओं की रक्षा की थी। वे उसके लिए धन्यवाद कहना चाहते थे। कैप्टन राज मोहिंद्रा ने लिखा है कि एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि कैसे 2 अंग्रेज और अमेरिकी सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तभी एक भारतीय सैनिक बीच में आकर उनसे लड़ गया। कई लोगों ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने कई लोगों को एक अपार्टमेंट में जाने को कहा। वे रात दिन उसके बाहर रखवाली करते थे। उन्होंने अपने ही ब्रिटिश और अमेरिकी साथियों को एक भी स्त्री को हाथ नहीं लगाने दिया। कैप्टन मोहिंद्रा ने बताया कि वहां हमें इनेश घोष नाम की एक इतालवी महिला मिली, जिन्होंने सेना में सर्जन रहे रियर एडमिरल JN घोष से विवाह किया था। उनका तब तक निधन हो चुका था। डॉक्टर घोष इटली में युद्धबंदी रहे थे। इनेश घोष ने यह भी बताया कि कैसे भारतीयों के अतिरिक्त बाकी सभी सैनिकों ने लूटमार और महिलाओं पर अत्याचार किए। तारंतो के टाउन हॉल में भारतीय नौसैनिकों के स्वागत का कार्यक्रम हुआ, जिसमें इटली के अन्य क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे। उन्होंने भी अपने क्षेत्रों में हुई ऐसी ही कई घटनाओं की गवाही दी। भारतीय नौसैनिकों ने स्वदेश लौटने के बाद अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन तब इसकी बहुत चर्चा नहीं हुई। आपको याद होगा, वर्ष 2012 में लक्षद्वीप के पास भारतीय समुद्री सीमा से गुजर रहे इटली के एक व्यापारिक जहाज से गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 2 मछुआरों की मौत हो गई थी। उस घटना पर सबसे पहले तारंतो के मेयर ने वहां के लोगों की ओर से क्षमा याचना की थी और प्रस्ताव दिया था कि वे मछुआरों के बच्चों के भरण पोषण और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहते हैं। उस सद्भावना के पीछे का कारण द्वितीय विश्व युद्ध की वही घटना थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 50,000 भारतीय सैनिक थे। इनमें अधिकांश की आयु 19 से 22 वर्ष के बीच थी। अकेले इटली में 5,782 भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया। इनमें से अधिकांश मराठा लाइट इन्फेंट्री और गोरखा राइफल्स के थे। तत्कालीन ब्रिटिश सेना ने दाह संस्कार के बजाय हिंदू और सिख सैनिकों को इटली में ही एक स्थान पर दफना दिया था। बाद में इन समाधियों पर पत्थर लगाकर उस पर नाम, सेना की रैंक और देवनागरी में ओम भगवते नमः लिखवा दिया गया। ये चित्र 2011 में लिया गया था। इटली में बलिदान देने वाले हिंदू सैनिकों में नायक यशवंत घाटगे का नाम सबसे उल्लेखनीय है, जिन्हें उनकी वीरता के लिए अंग्रेजी सेना ने विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया था। वर्ष 2023 में भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में नायक यशवंत घाटगे के नाम का एक स्मृति चिन्ह इटली में लगाया गया और ये एक ब्रिटिश पत्रिका के मुख्य पृष्ठ का चित्र है। इसमें इटली के मोंटो कसिनो में हुए युद्ध के दौरान एक सिख सैनिक को निशाना साधते दिखाया गया है। उस सैनिक का नाम संता सिंह था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं जीती थीं, इसलिए युद्ध के बाद उनके द्वारा किए अमानवीय कृत्यों पर कभी कोई बात नहीं हुई। भारतीय सैनिकों द्वारा उन्हें रोकने की घटनाओं की बात हो, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता था।
इटली और भारत के इस अनोखे संबंध पर अंग्रेजी अखबार द एशियन एज ने 11 जून 2019 को एक लेख छापा था। सेना के अधिकारी रहे अनिल भट्ट ने इस लेख में टिप्पणी की है कि भारत की एक पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसने लगभग 6 दशक तक देश पर शासन किया, कुछ दशकों से उसका नेतृत्व एक इटालियन के हाथों में है। ये विडंबना है कि सत्ता से बाहर होने के बाद आज वो भारतीय सेना को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। अखबार में छपी इस टिप्पणी का एक बहुत बड़ा संदर्भ है। यदि हम माने कि ये टिप्पणी सोनिया गांधी के बारे में है, तो याद रखना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में उनके पिता और राहुल गांधी के नाना स्टेफानो माइनो तानाशाह मुसोलिनी की फासिस्ट आर्मी के अधिकारी थे। उस युद्ध में मुसोलिनी और हिटलर की ओर से उसी पूर्वी फ्रंट पर लड़ रहे थे जहां पर सबसे अधिक भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया। आउटलुक पत्रिका के 23 फरवरी 1998 के अंक में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था मीटिंग मिस्टर माइनो। इसमें सोनिया गांधी के पिता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार सोनिया गांधी के उस पैतृक घर में चमड़े की बाइंडिंग वाली ढेरों पुस्तकें रखी हैं जिनमें मुसोलिनी के भाषण और फासिस्ट विचारधारा की बातें हैं। सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी पर पकड़ मजबूत बनाने के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना के प्रति घृणा का सार्वजनिक प्रदर्शन आरंभ हुआ और सैनिकों को कलंकित करने के प्रयास हुए, उन्हें इस पूरे इतिहास से जोड़कर देखना चाहिए। चाहे करगिल दिवस ना मनाने का निर्णय हो, सर्जिकल ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना हो, या भारतीय सेना पर बलात्कार के आरोप लगाने वाले कन्हैया कुमार जैसे वामपंथियों को संरक्षण देना हो। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में भारतीय सैनिकों द्वारा महिलाओं को बलात्कार से बचाने की घटनाओं को हमें अपनी सामूहिक स्मृति में संजो कर रखना होगा, ताकि हम बता सकें कि हमारा समाज किन नैतिक मूल्यों से संचालित होता है और हम किस प्रकार उन मजहबी वामपंथी समूहों से अलग हैं जिनके लिए स्त्री केवल लूट का माल है।